कल से सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान के बयानात भी चल रहे हैं जो उन्होंने कल तकरीर की, बहुत सख्त बातें की हैं, शायद नशर भी ना की जा सकें। तो क्या मौलाना फजल रहमान पे भी इसी तरह का कोई है? देखिए, मैंने अभी तक उनकी कोई स्टेटमेंट देखी नहीं है। मैं अभी मंगवाता हूँ कि क्या स्टेटमेंट है, उसका जायजा लेते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें, इस माहौल में जहाँ पे इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, दोस्त ममालिक आप पे एतबार कर रहे हैं, किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो नुकसान लेकिन अगर कोई मदाखलत के खिलाफ बात कर रहा हो कि सबको अपने आईनी दायरे में रहना चाहिए, मदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसको कोई कंडेम कर रहा हो, आप लोग भी करते थे माजी में, तो उसको पाकिस्तान मुखालिफ कैसे करार दिया जाए फिर? नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट नहीं देखी। आईनी दायरा कार में तो सबको रह के काम करना चाहिए। तो इसीलिए तो इल्जाम लगता है ना हुकूमत पे पिक एंड चूज का, कि तहरीक इंसाफ की जो स्टेटमेंट है वो फौरी तौर पे एफआईए की नजर से भी गुजर जाती है, आपकी नजर से भी गुजर जाती है, मौलाना फजल रहमान साहब की जो आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद देखी भी नहीं हमने। देखिए, बात ये है जी, मुदाखलत की, जहां तक बात है वो 1971 और मुदाखलत में कोई, अगर तो उन्होंने 1971 की बात की तो आपकी बात मान जाता हूं, मगर मेरा कहना ये है, नहीं वो तो आज की बात कर रहे थे, 71 की नहीं। हम तो खुद कहते हैं कि हर इदारे को अपने आईनी दायरा में रहकर काम करना है, इसमें तो किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। कल 3 जून को जो है समाअत शुरू हो रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीट्स के हवाले से, और अब ये जो फुल कोर्ट है वो इसकी समाअत करेगा। इससे पहले जो अबूरी हुक्म आया था सुप्रीम कोर्ट में अताउल्लाह तारड़ साहब, उसमें ये ऑब्जर्वेशंस आई थी जिसकी बुनियाद पे फिर मुअत्तल भी किया गया था जो रिजर्व सीट्स का मामला है अबूरी तौर पे। उसमें ये कहा गया था कि जो जमातों का तनासुब है उसके हिसाब से तो उनको रिजर्व सीट मिल सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको कैसे मिल सकती हैं जबकि आइन में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये मामला आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 2/3 मेजॉरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अगर ये सीटें आपको नहीं मिलती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी। देखिए, बात ये है, आइन के अंदर एक तरीकेकार वजह है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से आपको ये रिजर्व सीटें मिलेंगी। एक जमात ने लिस्ट जमा ही नहीं कराई, एक जमात ने अपनी प्रेजेंस ही नहीं शो की असेंबली के अंदर, उनको सीटें कैसे मिल सकती हैं? अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हाउस कंप्लीट होना है तो उसी तनासुब से जिन लोगों की लिस्टें मौजूद थी उनको सीटें मिलती होती हैं। आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है। अगर तो इन्होंने कोई ऐसी पार्टी ज्वाइन की होती जिसका पार्लियामान में वजूद था तो फिर तो ठीक है, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। वो तो इन्होंने बाद में जाके एक पार्लियामानी पार्टी बना के अपने कागज जमा कराए असेंबली के अंदर। तो मुझे बताइए कि उनको कैसे सीटें मिल सकती हैं? तारड़ साहब, इस मामले पे तो अदालत में जरूर बहस होगी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को मुकम्मल करने के लिए जमातों को तनासुब से ज्यादा सीटें कैसे दी जा सकती हैं, ये इसका जिक्र भी तो नहीं आइन में। नहीं, फिर देखे ना, जब हाउस कंप्लीट होना है और हाउस की सीटें जो हैं वो रिजर्व सीट किसी ना किसी को जानी है, आप आज़ाद ग्रुप बना के आप उस तनासुब से वो सीट नहीं ले सकते, वो एग्जिस्टिंग जमातों को जाएंगी। देखें 2013 में क्या हुआ। बट अता साहब, इसका भी तो जिक्र नहीं है ना, आइन में तो नहीं है। ये तो फिर वही होगा ना कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि आप अपने तनासुब से ज्यादा सीटें लेके जा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 को अगर आप पढ़ें 2013 में क्या हुआ, हमारी लिस्ट एग्जॉस्ट होगी, उसमें लिखा है कि जो पार्टी अपनी लिस्ट एग्जॉस्ट कर लेगी उससे एडिशनल लिस्ट ली जाएगी। हमारे से एडिशनल लिस्ट ली गई, हमारी कई एमएनए जो हैं वो एडिशनल लिस्ट के अंदर आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद इलेक्शन एक्ट 2017 ये इकट्ठा है। और मैं ये समझता हूं कि अगर देखिए हाउस कंप्लीट होना है तो लिस्ट की एग्जॉस्ट होने का जिक्र कानून के अंदर मौजूद है कि वो एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर आप एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं। जिस जमात ने लिस्ट ही नहीं दी, नई लिस्ट स्टेट पे नहीं दी जा सकती। तो मैं वही कह रहा हूं कि एक जगह तो कानून है, रूल्स हैं जिसपे कह रहे हैं कि नई लिस्ट नहीं दी जा सकती, दूसरी जगह हम ये कह रहे हैं कि हम आइन को थोड़ा सा अमेंड कर लेते हैं पार्लियामेंट को पूरा करने के लिए। अमेंड ही हो रहा है ना कि अगर तनासुब तो नहीं माना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, फजल रहमान साहब की जमात खैबर पख्तूनख्वा में 5 सीटें हैं, लेकिन उनको रिजर्व सीट अपने 5 जीती हुई सीटों से ज्यादा मिल गई हैं, 2 ज्यादा मिल गई, 7 हो गई हैं। ये तनासुब तो नहीं माना फिर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एग्जॉस्ट जब लिस्ट हो जाए तो इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि आप एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद इलेक्शन एक्ट 2017। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा मामला है, और ये जब एग्जॉस्ट हो जाए तो एडिशनल सीटें मिल सकती हैं, एग्जिस्टिंग जमातों को मिलती होती हैं, हमेशा मिलती हैं। अब देखते हैं कि इस पे अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन इसके अलावा पहले माजी में आपसे इस हवाले से बात होती रही और आपका यही मौक़िफ़ रहा है कि देखें जो ये फॉर्म 45 या फॉर्म 47 की बात करते हैं, जब ट्रिब्यूनल बनेंगे तो वहाँ पे हमारे लोग जाएंगे अपने फॉर्म 45 जमा करवाएंगे। अभी इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल है उसकी समाअत हो रही है और आपने देखा है कि जो 3 सीटें इस्लामाबाद में
जिसमें दो आपकी पार्टी के उम्मीदवार थे, एक आज़ाद थे जो जीत के आपकी पार्टी में आए। मुसलसल उनसे कहा जा रहा है फॉर्म 45 दें, ना वो अपने फॉर्म 45 दे रहे हैं, ना वो बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं, और आरओज प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर जुर्माने भी लग चुके हैं। अदालत भी बार बार कह चुकी है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम यकतरफा फैसला सुना देंगे। अब यहाँ तो फॉर्म 45 आपके पास है तो जमा करवा दे, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं हल्कों में उनके फॉर्म 45 तो मैच कर गए। नून लीग क्यों नहीं जमा करवा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ अगली पेशी पे ये फॉर्म 45 जमा हो जाएंगे, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। तो तारिक फजल चौधरी साहब, रजा खुरम साहब, अंजुम वकील साहब, वो तीनों अपनी कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट हियरिंग पे वो अपने फॉर्म 45 भी जमा कराएंगे और अपने केस का दिफा भी करेंगे। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? जैसे तोशा खाना में आप मिसाल देते हो, बिल्कुल ठीक है कि अगर तोहफे आपने लिए हैं, कितनी रकम दी है, कितने के खरीदे, आप हिसाब दे दें। तो फॉर्म 45 जिसके पास हो पहली समात में दे दे। आरओ नहीं आ रहा, उसको फाइन लग रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से ये बात हो रही है कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम यकतरफा फैसला दे देंगे। इतना क्यों ताखिर कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है वो कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, उनका राइट है, और अगली पेशी पर उनको जमा करा देने चाहिए सर। तो आपके ख्याल में अब ये ट्रिब्यूनल से ही फैसला आएगा, या ये भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके ट्रिब्यूनल ही बदल दे? क्योंकि अब तो आप लोग ये ऑर्डिनेंस भी लेकर आ गए हैं कि रिटायर्ड जज की सरबराही में भी ट्रिब्यूनल बन सकता है, और वो रिटायर्ड जज का फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। जी, वो इस पे लाहौर हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि हमारा वर्कलोड ज्यादा है और केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसलों में कई साल लग जाते हैं। तो इसमें तो लाहौर हाईकोर्ट का भी ऑर्डर मौजूद है। तो अभी कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना, मगर मैं ये समझता हूँ कि इन केसेस का फैसला होना चाहिए, किसी तरफ लगना चाहिए इस मामले में। लेकिन अता साहब, जब जैसे अभी आप पीटीआई में जो बात कर रहे थे तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पूरा ट्रेंड देखा जाता है आपकी पार्टी का क्या है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड ही देखना चाहिए ना। लाहौर हाईकोर्ट तो इतने टाइम से कह रहा है कि 6 जो जजेस हैं उसके ट्रिब्यूनल आप बनाएं, इलेक्शन कमीशन नहीं बना रहा। बाकायदा इस पिछले हफ्ते उसका फैसला भी आ चुका है कि जो चीफ जस्टिस ने नाम दिए आप ट्रिब्यूनल बनाएं। एक तरफ ट्रिब्यूनल नहीं बना रहे थे, फिर ये ऑर्डिनेंस आ जाता है, और आपके लोग जो है वो फॉर्म 45 भी नहीं जमा करा रहे। अगर इस पूरे सिनेरियो को भी आप मिला के देखें तो सवाल बनता है कि क्यों ऐसा हो रहा है फिर? देखिए, बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 जमा भी कराए हैं, इस्लामाबाद वाले कैंडिडेट भी करा देंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। तो इन मामलात को जल्दी हल हो जाना चाहिए, और हल हो भी जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बोन ऑफ कंटेंशन है। और आपको लगता है, क्योंकि जो लाहौर हाईकोर्ट की आपने बात की, ये चैलेंज भी हुआ है, जो ऑर्डिनेंस का मामला है, जो ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बन चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको तब्दील होना चाहिए विद अ रिटायर्ड जज? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अदालतों का वर्कलोड ज्यादा है और अच्छी शोहरत के रिटायर्ड जजेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल उनको ट्रिब्यूनल में इंक्लूड होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये अता साहब, ये मामला और मुतनाज़ा नहीं बन जाएगा? क्योंकि जो शख्स चैलेंज करता है ट्रिब्यूनल में अपने इलेक्शन को, उसका तो मुकदमा ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है कि आपने उसको नोटिफाई कर दिया, मैं तो इस इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज कर रहा हूं, और इलेक्शन कमीशन ही उन रिटायर्ड जजेस को तैनात करेगा। तो फिर ये मुनसिफ और मुद्दई तो एक ही हो गया ना यहाँ पर। नहीं, बट बात यह ना कि अभी भी तो ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन ही लिखता है ना जी, और इलेक्शन कमीशन ही उनकी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। These are election tribunals under with meaningful consensus with the chief justice of the high court. Obviously, but है तो nevertheless इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनिशिएट होता है।